तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था 2024-25 में हिंदी का, उसका जो 40 क्वेश्चन है उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बंद रहिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते चलूँगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर खंड का दिया रहेगा, यानी कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर खंड का रहेगा। खंड का में अपठित बोध से जो क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर यहाँ पर 8 तक रहेगा, ठीक है। 1 से जो क्वेश्चन 4 तक रहेगा वो गद्यांश रहेगा, और 5 से जो क्वेश्चन रहेगा 8 तक वो पद्यांश रहेगा, ठीक है। यानी गद्यांश यानी कि जो बड़ा रूप विस्तार से दिया रहेगा उसको गद्यांश कहते हैं, और जो संक्षिप्त में दिया रहता है उसको पद्यांश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक रहेगा वो अपठित बोध से यानी कि यहाँ पर गद्यांश रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पढ़ने के बाद ही आप लोगों का आंसर करना है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 से रहेगा, 5 से जो क्वेश्चन नंबर 8 तक रहेगा वो भी पद्यांश से रहेगा, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो गद्यांश और पद्यांश का जो खंड रहता है वो अलग अलग रहता है, यानी कि कहीं से 4 लाइन उठा के दे देगा और वहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप लोगों को बनाना है। तो आप लोग इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये हर बार बदलते रहता है, तो पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का टाइम पास होगा इसको पढ़ने से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो आगे खंड ख रहेगा, खंड ख में व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्याकरण सोल्व करते हैं। तो व्याकरण का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देवी स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है, और छात्रा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो राजा है ये राजा शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी देवी, बालिका और छात्रा जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। यानी कि जो सूर्यास्त है, सूर्यास्त में जो अस्त है उसके पहले जो सूर्य है वो जोड़ा गया है, वो क्या चीज़ है, तो मूल शब्द है, ठीक है। यानी कि जो सूर्य है, सूर्य मूल शब्द है, समझ गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग से बना होता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर सत्य है, ठीक है। यहाँ पर सत्य है, इसके पहले अ जोड़ देंगे हम लोग, अ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, असत्य बन जाएगा, ठीक है। असत्य बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अ है वो क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। यानी कि जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। और एक ठो और होता है प्रत्यय, जिसको प्रत्यय बोलते हैं। तो जो शब्द किसी शब्द के लास्ट में जो जुड़ता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर खेल है, खेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये खेलना बन जाएगा। तो जो ये ना शब्द है ये क्या है, प्रत्यय है। यानी कि जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जन्म है, जन्म में यहाँ पर पुनर लग गया पहले, तो ये क्या है, पुनर्जन्म है। तो ये सब ये सब जो है वो बन जाएगा हमारा उपसर्ग से बना हुआ है। यानी कि जन्म में जो पहले जुड़ा है पुनर, ये क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सब मिठास हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब कर्मठ हो गया, ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग शब्द नहीं है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि उन्नति का विलोम क्या है। यानी कि उन्नति जो शब्द है उसका उल्टा शब्द क्या है, तो उसका है अवनति। क्या है, उन्नति का उल्टा शब्द क्या है, अवनति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी को धरती भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गगन है, तो गगन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो गगन को आसमान भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, ठीक है। वायु को पवन भी बोलते हैं, हवा भी बोलते हैं, पर्वत है, पर्वत को पहाड़ भी बोलते हैं। ये सब यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, पृथ्वी का पूछा है, तो पृथ्वी का धरती हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध कहे तो गलत वाक्य कौन सा है। तो बच्चों ने मैदान में खेला, यह तो सही है। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, यह भी सही है। बारिश होने लगी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर वे सुबह जल्दी उठता है, तो यहाँ पर जो वे है वे यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा वह। क्या लगेगा, वह लगेगा, वह सुबह जल्दी उठता है। क्यों लगेगा वह, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का बात हो रहा है, तो एक आदमी का जब बात होता है तो वहाँ पर उठता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा बात आदमी का बात होता तो वहाँ पर वह के जगह में वे लग जाता, ठीक है।
तो यहाँ पर एक आदमी की बात हो रहा है, वह सुबह जल्दी उठता है, सुबह जल्दी उठता है, यहाँ पर उठते हो जाता है, यहाँ पर उठते तो सही होता है, वे सुबह जल्दी उठते हैं, वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तो वहाँ पर वे लगता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी की बात हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर वह हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है वो गलत है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी वर्तनी का है तो जो स्पेलिंग है वो शुद्ध, कौन सा शब्द की शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए समर्पण है, समर्पण है, समर्पण, सभी समर्पण लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों में से चूज करना है कि कौन सा जो समर्पण है वो सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए स म र प, और यहाँ पर ऐसे ना होता है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन में है, ये सही जो समर्पण है ये सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही जो समर्पण है वो सही है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको साफ कर दे रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो समर्पण है पहला वाला ए सही है, बाकी यहाँ पर न यहाँ पर गलत है, यहाँ पर र गलत है और न भी गलत है, यहाँ पर र गलत है, यहाँ पर ए वाला र होता है और ये वाला न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समर्पण ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो नाक काटना किसको कहते हैं, तो यानी कि नाक काटना मतलब क्या होता है कि इज्जत डुबा देना, यानी कि सम्मान खोना, इसी को बोलते हैं नाक कटाना, मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो क्रिया शब्द किसे बोलते हैं, तो जो शब्द से किसी शब्द का किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करना जो है, करना जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसी को हम लोग क्रिया बोलते हैं। तो करना जो है ये क्रिया कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करना, करना क्या है, क्रिया है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्रिया पहचानने का एक और आसान तरीका है कि जो शब्द किसी भी वाक्य के जो शब्द अंतिम में रहेगा उसी होता है। जैसे कि यहाँ पर पढ़ाई करना, ठीक है, ये जो शब्द है ये क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो धीरे धीरे चलता है या धीरे धीरे जो है ये क्या है, क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। ठीक है, क्रिया विशेषण कौन है, धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार बताइए। तो वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, यह कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी और लगेगा वहाँ पर आंख बंद करके मार देना है संयुक्त, यानी कि एक शब्द इधर और एक शब्द इधर और बीच में और, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ये बीच में और हो गया। ठीक है, और एक वाक्य इधर रहेगा और एक वाक्य इधर रहेगा। तो जैसा फॉर्मेट में जब भी रहेगा तो हम लोग को आंख बंद करके संयुक्त वाक्य में मार देना है। ठीक है, और एक लाइन में रहेगा तो उसको मारना है सरल वाक्य, और यहाँ पर मिक्स करके दिया रहेगा उसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अच्छे से पहचान लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद ही मारना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है। तो दांत खट्टे करना का अर्थ है पराजित करना, यानी कि हरा देना को ही दांत खट्टा मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप खंड ख ग आ गया, सबसे पहले खंड ख था, खंड क में आप लोगों का अपठित से जो वहाँ पर दिया था, अपठित बोध से दिया हुआ था, अपठित गद्यांश और पद्यांश था। उसके बाद खंड जो था वो का था, खंड ख था, खंड ख में व्याकरण था। और यहाँ पर जो ग है, ग में आप लोग यहाँ पर गद्यांश दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी गद्यांश दिया रहेगा, लेकिन आप लोगों का जो गद्यांश रहेगा वो पुस्तक से दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, कई नई जीवन शैलियाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, सुख की व्याख्या बदल गई है, वो भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र ही भी बदल रहा है और आप उत्पाद से को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो गद्यांश यहाँ पर है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। और जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है इसका लेखक कौन है, श्याम चरण दुबे हैं। ठीक है, कौन है, ठीक है, श्याम चरण दुबे हो जाएंगे। ठीक है, इसका लेखक है उपभोक्तावाद की संस्कृति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो धीरे धीरे है वह क्या है, क्रिया विशेषण है।
ठीक है, क्या है, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है। तो गद्यांश के अनुसार जो बताया गया है कि जो वर्तमान जीवन शैली है, वर्तमान जीवन जीने का तरीका है, वो उपभोक्तावाद पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। तो गद्यांश में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो उत्पादन बढ़ाने पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि जो लोग क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं और सुख के लिए जी रहे हैं इस धरती पर। ठीक है, यानी कि कोई भी यहाँ पर वस्तु है उसको उपभोग कर रहे हैं और उसके बदले में लोग सुख पा रहे हैं, इसी के चलते जो उत्पादन है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 25 है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। तो गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है। यह जो क्वेश्चन है वो दो बैलों की कथा से लिया गया है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दो बैलों की कथा का लेखक कौन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कहानी कौन सी विधा है। तो लहासा की ओर जो यह पाठ जो गद्य है, गद्यांश है, यह यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, कैसा है, यात्रा वृत्तांत है। और यह क्वेश्चन काफ़ी भी है, यह हर बार पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी। तो हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा नामक एक पत्रिका को इन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था, निकाला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह जो कविता है इसका जो राइटर है यानी कि लेखक है या कवि कह सकते हैं, वो कौन है, राजेश जोशी है। ठीक है, राजेश जोशी हैं, इन्होंने ही इसको लिखा है इस कविता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के जो पानी होता है उसको कहा गया है। ठीक है, आप लोग बाढ़ का पानी जब आते हुए देखा होंगे कि कितना तेजी से आता है और सब कुछ कोई बहाकर यहाँ पर ले जाता है। ठीक है, और पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है। ठीक है, तो मृत्यु का दूत पानी को ही कहा गया है, बाढ़ के पानी को कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। तो रीढ़ की जो हड्डी है उसका प्रमुख पात्र कौन है, उमा है। ठीक है, और जो उमा होती है वो एक शिक्षित और साहसी लड़की होती है। ठीक है, और यह क्या करती है, जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उसका विरोध करती है। इसी कारण से जो उमा है रीढ़ की हड्डी का एक प्रमुख पात्र यानी कि प्रमुख कैरेक्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है। तो मेरे संग की औरतें जो यह पाठ है उसकी रचना मृदुला गर्ग ने की है। ठीक है, कौन किए हैं, मृदुला गर्ग ने। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आगे है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो यहाँ पर पदयान से दिया रहेगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो पदयान से दिया हुआ है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ इसको क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका जो PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि PDF चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। यानी कि जो यह है कि रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ बिरंतों से बिरंतों पर। यानी तो यह जो पद्यांश है इसकी रचना कौन किए हैं, तो सुमित्रानंद पंत जो यह जो पद्यांश है, काव्यांश कह सकते हैं, पद्यांश कह सकते हैं, उसका रचना किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। तो रंग रंग के फूलों, इसका मतलब कह रहे हैं प्राकृतिक की विविधता। ठीक है, प्राकृतिक विविधता के जब देखे होंगे तो बसंत ऋतु में पेड़ों पर कई सारे रंग के जो फूल होते हैं वो खिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो यह कवि हैं ये रंग रंग के फूलों का मतलब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि प्राकृतिक जो विविधता का यहाँ पर वर्णन किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो मटर की फलियों में छिपे बीज होता है, इसका जो मतलब होता है ये जो मटर के फलियों में छिपा होता है बीज, उसी को कवि यहाँ पर कहते हैं कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रस्तुत काव्यांश की कविता से लिया गया है। यानी कि जो काव्यांश यह है, जो काव्यांश से ऊपर पढ़े हम लोगों ने, ये किस कविता से लिया गया है, तो ग्राम श्री से लिया गया है।
ठीक है, किससे लिया गया है, ग्राम श्री से लिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो कबीरदास जी ने बताते हैं कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। ठीक है, और उन्होंने सही बात बताया है कि जो ईश्वर रहते हैं वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं, यानी कि जो मानो तो पत्थर या नहीं तो सॉरी मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर जो कहते हैं, ये कहावत सही बात है। यानी कि जो आदमी मानता है उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, कबीरदास जी यहाँ पर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है कि वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाक जो है वाणी को ही कहते हैं, वाक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है। तो रसखान जो है उनका जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि रसखान की काव्य भाषा कौन है, तो ब्रज भाषा में, यानी कि जो रसखान है जितना भी कविता लिखते हैं वो सभी ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है और आखिरी है कि मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है। तो मेघ आए जो कविता है उसमें बताया गया है कि मेघ यानी कि बादल वो मेहमान के रूप में, यहाँ पर बताया गया है कि मेहमान के रूप में उसका आगमन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 40 क्वेश्चन, और आप लोगों को एक मैं होमवर्क दिया हूँ, SW दिया हूँ। SW यह है कि जो दो बैलों की कथा है उसका लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है, और PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।